संस्कृतम उपसर्ग प्रकरणम। तो हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी क्रिया यानी धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसमें सुंदरता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अपन ने यहाँ तक पढ़ चुके थे, परिभाषा मैंने लिखवा दी थी, तो हम उसके बाद में ये परिभाषा मैंने एक बार फिर से लिखवाई है, ताकि क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वे कौन से शब्द है जो क्रिया धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या सुंदरता ला देते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? उपसर्ग। साथ ही उपसर्ग की संख्या क्या है? छात्रों देखिए स्टूडेंट्स, उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो कहा है उपसर्ग साधारणतः द्विविंशति यानी 22 संख्या संति। कितनी संख्या बताइए? 22, जिसको संस्कृत में हम क्या कहेंगे? द्विविंशति। द्विविंशति, ठीक है। आगे चलते हैं। वो 22 द्विविंशति यानी 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग। आंग को हम आ भी लिखेंगे, जैसे गच्छ धातु में आ उपसर्ग जोड़ा तो आगच्छत बन जाएगा। वहां आंग में नेट की इस संज्ञाओं के आ शेष रहता है। आंग, नी, अदि, अति, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इति द्विविंशति उपसर्गा सन्ति। ये 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो 22 उपसर्गों की संख्या हमने देखी है। कौन कौन से? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग है। पहली बात, उपसर्ग किन्हें कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर सुंदरता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी बात है उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो द्विविंशति 22 है। कितनी? 22। कितनी? 22 द्विविंशति। कौन कौन से हैं 22? तो हम बोलेंगे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी। वी, आंग, ये पूरा एक ही आ को नहीं बोल करके आंग बोलते हैं। वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग है। इन 22 उपसर्गों को हम एक एक करके अब पढ़ते हैं। कितने? एक एक करके पढ़ते हैं। एक एक को समझेंगे कि किस प्रकार से ये उपसर्ग हैं जो हमारे प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उनको हम आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने डाला है उपसर्ग। जो उपसर्ग होगा उस उपसर्ग का अर्थ, ठीक है। फिर उदाहरण लिखें कि उन उपसर्गों को जोड़ने पर नए शब्द जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, और नए शब्द बनने के बाद में जो हमारा उसके अर्थ में क्या करने वाला परिवर्तन या सुंदरता लाने वाला, वो सुंदरता क्या है? उसका नया अर्थ होगा। ये कौन सा अर्थ होगा? ये नया अर्थ होगा। क्या होगा? नया अर्थ होगा। तो ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गई होगी, तो आइए देखते हैं। प्र उपसर्ग, सबसे पहला उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग को हम देखते हैं। प्र उपसर्ग में अगर इसका जो प्र का ओनली केवल प्र की बात कर रहे हैं, तो प्र का जो अर्थ आ रहा है, ओनली केवल प्र का अर्थ आ रहा है, वो आ रहा है अधिक, प्रकर्ष, उत्तम, मतलब उत्तम मतलब श्रेष्ठ, प्रकर्ष यानी कि जो आकर्षित करने वाला, यानी बहुत ही सुंदर होगा, इसमें जो भी होगा अत्यधिक प्रभावित करने वाला होगा और अधिक होगा। अब इसमें मैंने प्र में, अब देखिए यहाँ भू धातु है। यहाँ पर कौन सी धातु? भू धातु। भू धातु का रूप चलता है भवती, भवत, भवंती, इस तरह चलता है, ठीक है। अगर इस भू धातु में जो हमारा ये रूप चल रहा है, इसमें यहां पर भू धातु है, अगर मैं यहां पर पूर्व में प्र उपसर्ग जोड़ दूं तो क्या बनेगा? प्रभवती बनेगा, प्रभवत बनेगा और प्रभवंती बनेगा। प्र उपसर्ग जोड़ा,
प्रह रूप बन गए। तो यहाँ पर प्रभवती का रूप बनते क्या हो गया कि समर्थ होता है। पहले अर्थ था अधिक होना, प्रकर्ष होना, उत्तम होना, लेकिन जैसे ही उसमें प्र उपसर्ग हमने जोड़ा और जोड़ते क्या बन गया, समर्थ होना। दूसरी बात हमारे पास प्र उपसर्ग में मैंने प्र में, अब यहां देखे आचार्य, इसमें मैंने प्र उपसर्ग जोड़ दिया। मैंने पहले बता दिया जो पूर्व में जुड़ते हैं पहले जुड़ते हैं, तो प्र उपसर्ग जोड़ते बन गया प्राचार्य। प्राचार्य हम कहते हैं प्रधानाध्यापक जी महोदय को, तो प्रधानाध्यापक। क्लियर बात। प्र उपसर्ग में मैंने हार जोड़ा, प्र उपसर्ग प्लस ह्री धातु यानी कि हार जोड़ा, तो प्रहार बन गया। प्रहार यानी किसी को चोट देना या तलवार का प्रहार करना, शब्दों का प्रहार करना, यानी कि कहते हैं ना कुछ बातें ऐसी बोल दी जाती कि सीधी दिल पर आघात पहुंचाती, प्रहार करती। ठीक है, पहला उपसर्ग हमारे समझ में आ गया, प्र हमने किस तरह से जोड़ा। ठीक है, दूसरा उपसर्ग हम बात करते हैं, प्र के बाद क्या आ गया, परा। परा का अर्थ होगा विरुद्ध या तिरस्कार करना। परा भवती पराजयते। ठीक है, देख ले हम, तो प्र में किस प्रकार से जोड़ा था, तो इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे परा को। इसी प्रकार हम क्या जोड़ेंगे, परा को। अब मैं आपको अगर इनके बारे में और भी शब्द बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने वही भू धातु थी, भू धातु के अंदर प्लस भू धातु के पहले पूर्व मैंने क्या जोड़ दिया, परा जोड़ दिया। अब भू धातु जोड़ा तो भू धातु का मतलब होता है भू का जो रूप चलेगा वो आएगा, जैसे अभी बताया था। तो देखो परा भवती, पराभवती क्या, पराभवती। जिस प्रकार से भवती शब्द यहाँ था, भवती यहाँ था, लेकिन पर जुड़ते तो समर्थ होना था, और परा जुड़ते तिरस्कार करता है, तिरस्कार करता है। ठीक है, अब इस पर में जयते, परा प्लस जयते, यानी कि परा धातु और जी परा उपसर्ग और जी धातु, जिसमें जय चलता है, जय रूप चलता है, यानी कि जीतने को कहते हैं, तो पराजित होना। अब देखो अगर जय चले, जब तक जय है जब तक तो क्या है, जब तक जय, जय कहते हैं विजय होना, लेकिन इस जय के अंदर परा उपसर्ग जोड़ते, परा जय हो गया, पराजय हो गया, और पराजय हो गया हारना। हुआ नहीं हुआ, जीत, जय में तो जीत रहा था, लेकिन उसमें परा उपसर्ग जुड़ते ही वो हार गया, हारना। पराजय पराजित होना, हारना। ठीक है, थर्ड उपसर्ग यानी कि तीसरा है हमारे पास अप। अप की बात करें विपरीत अर्थ देना, दूर वाले की बात बताना, हीनता बताना, या अनुचित जो उचित नहीं हो वो बात बताना। तो देखिए अप में नी धातु जोड़ा, अपनियति बना। अपनियति मतलब दूर करता है, अपनों से दूर करता है। अप में हरि धातु जोड़ा, तो अपहरति अपहरण करता है। समझ में आ गया। वही उसी तरह से जिस प्रकार से सम उपसर्ग देखते हैं, अगला कौन सा उपसर्ग आ रहा है, सम उपसर्ग। सम मतलब समीप होना, मिलकर, अच्छा, हम मिलकर कोई कार्य करते हैं, हम मिलकर चलते हैं, हम मिलकर बोलते हैं, हम मिलकर पढ़ते हैं, तो वहां पर ये सब, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आप सब मिलकर कर रहे हैं, तो वही बात है कि अच्छा होना। आप मिलेंगे कब, तब समीप होंगे, तो इसके अर्थ देखो समीप, मिलकर, अच्छा। ठीक है, तो देखो सम उपसर्ग है प्लस गच्छ धातु है, गच्छ धातु का रूप चलता है गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। तो हमारे पास ये मिलते ही, जैसे मैंने जोड़ा सम गच्छते, सम गच्छते, जैसे कि सम गच्छ दोनों को जोड़ते, धातु पहले है बाद में है, उपसर्ग पहले है, दोनों को जोड़ा, सम गच्छे बने तो साथ जाता है। साथ कब जाएंगे, जब मिलेंगे, समीप होंगे। सम हरति, सम प्लस हरति, तो क्या हो गया, सम हरति बन गया। समहरति बना तो समहरति यानी संहार करता है, एक एक को, यानी कि विनाश करता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब भी पाप बढ़ता है तो विष्णु अवतार लेकर के क्या करते हैं, संहार करते हैं, पाप का नाश करते हैं।
तो इस तरह से हम बाकी अगला वीडियो अगला आता है हमारे पास 4th नंबर 5 ऑप्शन। चलिए हम 5 ऑप्शन पढ़ते हैं। 5 ऑप्शन अनु है, पीछे या समान या फिर अनुसार। क्या है? पीछे, समान या अनुसार। तो इसका जब हमारे पास यह अर्थ निकल रहा है पीछे, समान या अनुसार, तो इसका अर्थ है सिर्फ अनु का। जब इसको मैं धातु प्लस उपसर्ग यानी कि उपसर्ग प्लस धातु में जोड़ दूंगा तो अनु तो हमारे पास उपसर्ग है और क्री धातु है। क्या है? क्री धातु प्लस अनु उपसर्ग है। क्री का रूप चलता है करोति। ठीक है, तो क्या रूप बन गया? अनु करोति। और अनु करोति जैसे ही ये शब्द जुड़ा तो अनुकरण करता है। आप मेरे पीछे पीछे अनुकरण करिए, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। दूसरा अनुचरति यानी कि आप मेरे पीछे पीछे चलिए, यानी कि अवगच्छ अगला है। यहां तक आपके समझ में आ गए दोनों। अवगच्छति यानी अगला उपसर्ग आ जाता है फिर हमारे पास अव। कौन सा? अव। अव उपसर्ग है जिसका अर्थ नीचे या न्यून होता है, यानी कि अनु के बाद में अव उपसर्ग आता है। अव उपसर्ग का अर्थ तो है नीचे और न्यून, लेकिन उसके साथ हम जैसे ही धातु के अंदर उसको जोड़ेंगे पूर्व में तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। जैसे अव प्लस गच्छति, अव प्लस गच्छति, यानी कि अवगच्छति का मतलब है कि वह आता है, यानी कि वह समझता है। फिर अवरोहित, अवरोहित यानी अवरोह क्रम, जो हमारे क्रम चलते हैं अवरोही आरोही, तो अवरोही क्रम यानी उतरता हुआ क्रम। सिद्धियां हैं जैसे ये आपके सिद्धि बनी हुई है, ठीक है, तो यहां से उतरने वाला क्रम है ये। ठीक है, आरोही क्रम में क्या होता है? चढ़ता है। तो ये हमारे पास अव में जो रूप जोड़ा तो हमारे पास अवरोहित बन गया। ठीक है, पहला उपसर्ग प्र, प्रा, अप, प्र, प्रा, अप, प्र, प्रा, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत। तो हमारे पास अनु तक चले गए। अब पढ़ लिया। निस पढ़ते हैं अब निस पे चलते हैं। निस को समझिए। निस का मतलब निषेध या बिना या शून्य या रहित। मतलब क्या है? निस का मतलब ये हुआ है कि आप किसी कार्य को करने में निषेध, रोका जा रहा है। रोकना यानी कि निषेध। कई बार जो रास्ता होता है वहां पर लिखा था भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ठीक है, तो वहां निषेध यानी कि क्या कहा गया कि वहां आप नहीं जा सकते। निस का मतलब बिना, यानी कि आपसे कहा जाए बिना हेलमेट गाड़ी चलाना निषेध है। तो बिना हेलमेट के या शून्य, आप बिल्कुल जहां से प्रारंभ कर रहे हैं वो जगह क्या है? शून्य है। और रहित, आप किसी चीज को छोड़कर जा रहे हैं यानी उस चीज से रहित हैं आप अगर हेलमेट साथ नहीं लेके जा रहे तो आप हेलमेट रहित है। आप बाइक से नहीं जा रहे तो आप बाइक रहित है। आप इस मार्कर को नहीं लेके जा रही है, बाइक मार्कर रहित हो जाता है। इसमें निस का, निस को देखिए आप, हमारे पास निस उपसर्ग है जो पूर्व में जुड़ेगा। जो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? निस उपसर्ग जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या जोड़ा हमने? अव उपसर्ग जोड़ा। यहाँ क्या जोड़ा हमने? अनु उपसर्ग जोड़ा था। तो यहाँ जब हम निस उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो निस का हमारे पास यहाँ तो क्या बना? विसर्ग बन गया। ध्यान रखना, नि प्लस शंका है, शंका रहित, मुझे कोई शंका नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आप बोले बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई शंका? मुझे कोई शंका नहीं है। तो वहां पर क्या है? निशंक है। निष्कलंक, कोई कलंक से रहित, जिसपे कोई दाग नहीं हो, वो होता है कलंक से रहित। और निष्पाप यानी कि पाप से रहित, जिसके ऊपर कोई पाप नहीं किया हो, यानी कि जिसके ऊपर किसी पाप का कोई भी दाग नहीं लगा हो, जिसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी हो, तो वो कैसा पाप? नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाता है
तो आप फिर से बोले प्र प्रा अप सम अनु अव निस, निस तक आ गए, प्र प्रा अप सम अनु अव निस। ठीक है, निस के आगे चलते हैं, निस के आगे हम चलते हैं निर पर। निर उपसर्ग का मतलब है अच्छी प्रकार से। आपको समझ में आ रहा है अच्छी प्रकार से? तो आप हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमें, अच्छी प्रकार से। फिर उसके बाद में पूर्णतया, आपको अब तक का पूरा समझ में आ गया? हाँ सर पूर्णतः पूरा समझ में आ गया है। तो क्या आपसे कोई छूटा हुआ? नहीं सर कोई नहीं छूटा है, बिल्कुल हमारे पूरा रहित है। शून्य से स्टार्ट किया हमने, और इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला है? नहीं, बाहर क्या मुक्त, हम इससे मुक्त हो गए, हम इससे बाहर हैं अब। तो देखिए निर्गच्छति, निर उपसर्ग जोड़ा और गच्छति धातु में, तो हमारे हो गया निकलता है, हम बाहर निकले। हाँ बिल्कुल, निर्गच्छति आप जाओ यानी कि निकलो। निर्मक्षिका यानी कि मक्खियों का अभाव, आपके घर में मक्खियां हैं। निर्मक्षिका, हमारे घर में मक्खियों का अभाव है, मक्खियां नहीं हैं। निरवधि यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई अवधि नहीं हो, जिसकी कोई टाइम पीरियड नहीं हो, जिसका कोई एक बंदिश नहीं हो, बिल्कुल कोई सीमा नहीं हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं दुस पर। तो यहां तक फिर से बोलिए एक बार, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस। किस क्या पढ़ेंगे? दुस। चलिए, कठिन, असाध्य या फिर बुरा, आपको पढ़ने में कठिनाई है तो आप कहेंगे सर याद नहीं हो रहे, ये थोड़ी सी कठिनाई है, हमें याद नहीं हो पा रहे, ये थोड़ी सी कठिनाई है, तो कठिन है, तो ये तो बुरी बात है। हाँ बिल्कुल बुरा है ये, याद क्यों नहीं हो रहा? करो, याद होंगे, बार बार रिपीट करो। और असाध्य, असाध्य जिसका कोई साधन नहीं हो, लेकिन आपका साधन मैं हूं, मैं याद करवा रहा हूं ना आपको, आप याद करिए। जिसका कोई साधन है वो असाध्य, और जिसका कोई साधन हो, जिसका कोई माध्यम हो, वो साध्य। साध्य, असाध्य यानी जिसका साधन नहीं हो। मैं तो आपका साध्य हूं ना, मैं आपका माध्यम हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं, आपको याद करवाने का माध्यम टीचर है। ठीक है, तो यानी कि यह आपके पास आ जाता है। तो देखो, दुस प्लस कर है, दुष्कर है, दुस प्लस ट है, दुष्ट है, दुस प्लस तर है, दुस्तर है, दुस प्लस स्वप्न है, दुस्वप्न है। देखो इसका अर्थ है यहां तक। ठीक है, और बुरा का अर्थ है कठिन, दुष्ट। दुष्ट कहते हैं बुरा, जो भी व्यक्ति बुरा होता है उसे दुष्ट कहेंगे। और यहाँ पर हमारे दुष्कर यानी कि करना कठिन है। सर याद करना कठिन है, ये तो बहुत ही दुष्कर है, ये तो बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। तो साथी ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, आप ध्यान रखना दुष्कर कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ आपको उसको करने के लिए तत्परता होनी चाहिए, अभ्यास करना है। ठीक है, दुस्तर है जो तैरने से कठिन हो। अरे तैरने में कठिन हो, ठीक है, तैरने में कठिनाई जरूर है, लेकिन अगर आप के अंदर तत्परता है, आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास का नियम आता है, वो अभ्यास करेंगे तो आप तैर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और दुस्वप्न है, बुरा स्वप्न था। क्या कैसा स्वप्न आया था नाइट को? सर स्वीट ड्रीम, बहुत अच्छा सपना था। अरे कोई जरूरी क्या, बुरा भी तो हो सकता है, स्वीटी रहता है हमेशा आपका, तो बुरा आएगा जो उसको स्वीटी कहेंगे, क्यों? किसे पता है, किसने देखा? आपने देखा है। और आपको तो पता है कि मेरा स्वप्न सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं देख सकता। मैं उसे बुरा देखूंगी तो भी अच्छा बता दूंगा, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ठीक है, तो अगला देखेंगे हम दूर। तो चलिए दूर तक वापस से, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर, दुस दूर। अब दूर पे आ जाइए, तो दूर में हमारे पास है बुरा और कठिन, यानी कि दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करता है। कौन कौन करेगा बुरा व्यवहार? कौन करेगा? जो जानवर होगा बुरा व्यवहार करेगा। सदव्यवहार तो इंसान करेंगे, बुरा व्यवहार, लेकिन इंसान भी आजकल बुरा व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि वो, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि वो जानवरों की श्रेणी में आ जाते हैं जो बुरा व्यवहार करते हैं। सदाचारी होना है हमेशा, दुर्व्यवहारी नहीं होना है। दुर प्लस आचरित यानी कि दुराचार करता है। और दुर्लभ है, जिससे मिलना कठिन हो गया हो, दुर्लभ हो गया हो। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा,
ये थे हमारे आज 12 तक 10 तक हो गए। देखिए प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर। ठीक है, इसके आगे की क्लास मिलते हैं कल इसी टाइम। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसका होमवर्क करिए। आपको कल इसी क्लास में हम मिलेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत।